हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज पूरे यूट्यूब पे धमाका होने वाला है और वो धमाका है केवल और केवल 15 मिनट का धमाका। ये 15 मिनट का धमाका आपका रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट कर देगा और वो टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, इसको कैलेंडर ही कहा जाता है दोस्तों। हिंदी में भी इसको कैलेंडर ही कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कैलेंडर को दो भागों में। कैलेंडर को हम दो भागों में पढ़ते हैं, जिसका पहला भाग है साधारण वर्ष। दोस्तों, कैलेंडर दो प्रकार के वर्ष कैलेंडर में पाए जाते हैं, एक तो साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस पाया जाता है इनमें? तो साधारण वर्ष जो होता है उसमें दिनों की संख्या होती है दोस्तों 365, और जो लीप वर्ष होता है इसमें दिनों की संख्या होती है 366। अब ये 365 और 366, साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। अब ये एक दिन का अंतर पाया जाता है। वो एक दिन का अंतर कहां से आता है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं कि 365 दिन हो गए। अब 365 दिन में अगर हम सप्ताह की बात करें तो इसमें 52 सप्ताह पाए जाते हैं। अगर बात करें लीप वर्ष की तो लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह पाए जाते हैं, साधारण वर्ष में भी 52 सप्ताह पाए जाते हैं और लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह पाए जाते हैं। फिर इनमें डिफरेंस कहां से रहा? डिफरेंस है इसमें 52 सप्ताह होने के बाद में एक दिन शेष रहता है, जबकि इसमें 52 सप्ताह होने के बाद में 2 दिन शेष रहते हैं दोस्तों। 52 सप्ताह होने के बाद में लीप वर्ष में 2 दिन शेष रहते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि ये इसमें 365 दिन होते हैं जबकि इसमें 366 दिन होते हैं। तो इसमें फरवरी का माह है, साधारण वर्ष में फरवरी का माह जो होता है वो 28 दिनों का होता है। फरवरी का माह है साधारण वर्ष में 28 दिनों का होता है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी का जो माह है वो 29 दिनों का होता है। तो ये 28 दिन और ये 29 दिन, ये ही एक दिन का अंतर यहां साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बीच में पाया जाता है, जबकि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 और लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या होती है 366। इसके बाद हम बात करते हैं साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष की अगर मैं आपको परिभाषा लिखाने बैठूं तो जो मैंने धमाका वाला टॉपिक बताया था 15 मिनट का, 15 मिनट में ये पूरा कैलेंडर का टॉपिक पूरा होने वाला है। अगर मैं एक एक की परिभाषा लिखाने बैठूंगा तो वो नहीं होएगा। मैं परिभाषा आपको बोल के सुनाता हूं और आपको सुनने से याद हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि साधारण वर्ष है 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष की सीधी सी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। साधारण वर्ष की परिभाषा हम देखते हैं, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक है, फॉर एग्जाम्पल 2008 ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल के जरिए मैं बता देता हूं, आपको परिभाषा एकदम याद हो जाएगी, परिभाषा बोलने से याद हो जाएगी। अब मैं बोलता हूं कि यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक, ये अंतिम 2 अंक है, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक और उन अंतिम 2 अंकों में अगर हम 4 का भाग देते हैं, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में हम 4 का भाग देते हैं और वो भाग पूरा पूरा चला जाता है, या शेष फल जहां 0 बचता है, शेष फल जहां 0 बचता है, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक और उनमें हम 4 का भाग देते हैं और शेष फल वहां पे 0 बचता है, तो ऐसा वर्ष जहां पे शेष फल 0 बचता है, शेष फल 0 बच गया और शेष फल जहां 0 बच गया वो हमारा लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में हम 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देने पे शेष फल 0 बच जाए तो 0 बचने पे वो वर्ष हमारा कहलाता है लीप वर्ष। तो ये तो हो गई लीप वर्ष की परिभाषा, ये हो गई इस लीप वर्ष की परिभाषा। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह हम देखते हैं कि यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, फॉर एग्जाम्पल 2009 है, तो 9 में अंतिम 2 अंक 0 और 9 है। 2009 में जब हम 4 का भाग देते हैं और शेष फल यहां 0 ना बचते हुए 1, 2 या 3 बच जाता है, तो ऐसा वर्ष कहलाता है हमारा साधारण वर्ष। तो दोस्तों ये छोटी सी 2 परिभाषाएं थी, एक तो साधारण वर्ष की और एक लीप वर्ष की। यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है और वहां शेष फल 0 बचता है, तो ऐसा वर्ष होता है लीप वर्ष। और 4 का भाग देने पर शेष फल 1, 2 या 3 बचता है, तो वो ऐसा वर्ष हमारा कहलाएगा
साधारण वर्ष। तो ये हो गए दो छोटी छोटी परिभाषाएं। इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं विषम दिन। कैलेंडर में एक विषम दिन का क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है कि आज दिन तक जितनी भी एग्जाम होती है 90% एग्जाम के अंदर विषम दिन का क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। विषम दिन क्या कहलाता है, कैलेंडर में विषम दिन क्या कहलाता है? तो यदि मैं आपको परिभाषा तो बताने वाला हूं नहीं, क्यों? परिभाषा अगर आपको बता दूंगा तो ये टॉपिक 15 मिनट के अंदर नहीं होएगा। तो परिभाषा बताने वाला हूं नहीं, इसको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको एग्जाम्पल के जरिए ही वो परिभाषा अपने आप मुख जबानी याद होती चली जाएगी दोस्तों। अब हम देखते हैं विषम दिन। तो विषम दिन देखने के लिए यदि किसी माह में हम जैसे मान लेते हैं कि 29 दिनों का कोई माह है, 29 दिनों का कोई माह है। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं कि 29 दिनों का यदि कोई माह है तो ऐसा वर्ष लीप वर्ष होएगा या साधारण वर्ष? तो आपको बताना है कि यह वर्ष होगा लीप वर्ष। 29 दिनों का अगर कोई माह है तो वो माह है होगा लीप वर्ष। अब हम बात करते हैं विषम दिनों की। तो विषम दिन की जब हम बात करते हैं तो कोई माह अगर 29 दिनों का है तो उसमें जब हम 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देने पर जहां पूरा भाग चला जाता है और जो शेष दिन बचते हैं, शेष दिन इसमें एक दिन बचता है, ये शेष वाला दिन ही कैलेंडर में विषम दिन कहलाता है दोस्तों। ये शेष वाला दिन ही कैलेंडर में विषम दिन कहलाता है। तो विषम दिन की परिभाषा आपको याद हो गई होगी कि यदि किसी माह के दिनों में, यदि किसी माह के या सप्ताह के या वर्ष के दिनों में 7 का भाग दिया जाता है और 7 का पूरा भाग जाने पर जो शेष पल बचता है वो शेष पल 7 ना होते हुए 7 से कम ही हो गए। शेष पल 7 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्यों? 7 का पूरा भाग चला जाता है, 7 से ज्यादा शेष पल हो नहीं सकता। तो 7 से नीचा जितना भी जो शेष पल बचेगा उसी को हम विषम दिन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा विषम दिन का टॉपिक। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अभी तक हमने बात की साधारण वर्ष और लीप वर्ष की, लेकिन अब हम बात करेंगे साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी की। साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। दोस्तों शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण शताब्दी और एक लीप शताब्दी। तो इसमें भी मैं आपको परिभाषा ना बताते हुए मेथड का उपयोग करते हुए बताऊंगा, जिससे आपको वो परिभाषा अपने आप याद होती चली जाएगी। तो अब हाँ मैं बताता हूं आपको कि साधारण शताब्दी क्या होती है और लीप शताब्दी क्या होती है। तो लीप शताब्दी वो होती है कि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक, फॉर एग्जाम्पल 2000 वाला वर्ष है और उसके अंतिम 2 अंक शून्य है, किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक यदि शून्य पाए जाते हैं तो वो शताब्दी लीप शताब्दी होगी। या इसकी दूसरी अगर हम परिभाषा देखें तो किसी भी शताब्दी के अंतिम 2 अंक या तो शून्य हो या किसी भी शताब्दी में 400 का भाग दिया जाए और वो 400 का भाग पूरा चला जाता है तो वो हमारी लीप शताब्दी कहलाती है। यदि वही 400 का भाग यदि 2019 है, अंतिम 2 अंक 0 है नहीं, अंतिम 2 अंक 0 नहीं है, पहले से हमें पता चल जाएगा कि ये लीप शताब्दी ना होते हुए वर्ष कैसा होएगा, शताब्दी कैसी होगी, साधारण शताब्दी। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही तो 400 का भाग पूरा जा रहा है और ना ही अंतिम 2 अंक शून्य है। तो ये तो हो गई साधारण शताब्दी और ये हो गई लीप शताब्दी। क्या सोचा आपने कि टीचर ने जो बता दिया वो सही है? क्या ये साधारण शताब्दी है? नहीं दोस्तों, यही तो आप गलती कर जाते हो कि अक्सर जो टीचर बता देता है वही हमें सही लगने लग जाता है। ये साधारण शताब्दी नहीं है, ये लीप शताब्दी हो गई। क्यों? 2000 जो है उसमें 400 का पूरा भाग जाता है। यदि 2000 वाली कोई शताब्दी होती है दोस्तों तो उसमें 400 का पूरा भाग जाता है और इसमें अंतिम 2 अंक भी 0 है। किसी भी शताब्दी वर्ष में आपको अंतिम 2 अंक देखना है, लेकिन ये शताब्दी 2000वीं शताब्दी है तो ये हमारा साधारण शताब्दी नहीं है। यहां अगर 1900 शताब्दी होती, 1919 मान लो, 1819 मान लो, 1719 मान लो, तो ऐसी शताब्दी हमारी साधारण शताब्दी होती। तो कभी भी कोई भी टीचर आपको कुछ भी पढ़ाता चला जाए और आप उसे सही समझते जाओ, ये ही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। हमें खुद भी इतना मैच्योर होना चाहिए कि हम उसमें पता लगा सके कि टीचर हमें सही पढ़ा रहे हैं या गलत। तो हम इसके आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके आगे पढ़ते हैं हम दोस्तों वार या दिन ज्ञात करना। कैलेंडर में ये वार या दिन ज्ञात करने के ऊपर 100% एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वार या दिन ज्ञात करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो वार या दिन ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता होती है सबसे पहले तो एक दिनांक की। दिनांक के बाद हमें आवश्यकता होती है माह के कोड की, फिर उसके बाद में शताब्दी के कोड की और एक लीप वर्ष और एक वर्ष की।
इन सभी को जोड़कर हमें 7 का भाग देना होता है। और 7 का भाग देने के बाद यदि हमारे पास शेषफल 1 बच जाए, 7 का भाग देने के बाद यदि हमारे पास सबसे पहले तो अगर 7 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है और अगर शेषफल हमारे पास 0 बच जाता है तो वो वार होगा हमारे पास शनिवार। और 7 का भाग देने के बाद में शेषफल 1 बच जाता है तो वो वार होगा हमारे पास रविवार। 7 का भाग देने के बाद में शेषफल 2 बच जाता है तो वो वार होगा हमारा सोमवार। अगर शेषफल 3 बच जाए तो वो वार होगा हमारा मंगलवार। अगर शेषफल हमारा 4 बच जाता है तो वो वार होगा हमारा बुधवार। अगर शेषफल हमारा 5 बच जाता है तो वो वार होगा हमारा गुरुवार। अगर शेषफल हमारा 6 बच जाता है तो वो वार होगा हमारा शुक्रवार। और अगर शेषफल हमारा 0 बच जाता है या 0 बच जाता है तो वो वार होगा हमारा शनिवार। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी दिनांक का, किसी भी तारीख का वार ज्ञात करने के लिए हमें दिनांक की, माह की कोड की, शताब्दी की कोड की, लीप वर्ष की और वर्ष की ज्ञात करने होगा। और उन सभी में, इन सभी का ये जो फॉर्मूला है, इन सभी में फॉर्मूले में रख के 7 का भाग देने के बाद में अगर शेषफल हमारे पास 0 बच जाता है तो वो वार होगा हमारा शनिवार। शेषफल 1 बच जाता है तो वो वार होगा हमारा रविवार। शेषफल 2 बच जाता है तो वो वार होगा हमारा सोमवार। 3 बचने पर मंगलवार, 4 बचने पर बुधवार, 5 बचने पर गुरुवार और 6 बचने पर शुक्रवार का हमारा वार होगा। लेकिन हमें सबसे पहले दी जाती है मान लो 15 अगस्त 1947। दोस्तों ये दिन शायद ही हमारे देश में किसी से फॉरगॉट हुआ होगा, शायद ही हमारे देश में किसी को याद ना हो ये दिन, क्योंकि इस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी। दोस्तों इस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी और आजादी का दिन या वार हमें हमेशा अपनी जिंदगी में याद होना चाहिए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे हमारे देश की आजादी वाला दिन। तो आजादी वाला दिन निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें आवश्यकता पड़ेगी इस माह के कोड की, माह के कोड की, बाद में हमें आवश्यकता पड़ेगी इस शताब्दी के कोड की। और लीप वर्ष मैंने आपको बता दिया, वर्ष, लीप वर्ष और वर्ष ये उस वर्ष में दिए हुए होते हैं। अब सबसे पहले जैसे 15 अगस्त 1947 का वार ज्ञात करना है हमें, तो दिनांक तो हमें यहां 15 की जगह 15 रख लेंगे। लेकिन अगस्त का माह का कोड हमें याद नहीं है। अगस्त का माह का कोड क्या होता है? तो अगस्त का माह का कोड ज्ञात करना मैं आपको सिखा देता हूं। दोस्तों माह का कोड ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, और शॉर्ट भी बताऊंगा कि माह का कोड आज जन्म तक आपको याद रहेगा। कि यदि सपने में भी आपको पूछ लिया जाएगा कि यार माह का कोड क्या होता है, तो आपको बस एक ही चीज याद रहे, 14, 40, 250, 36, 146, 14, 40, 250, 36, 146, ये सारे माह के कोड हो गए। दोस्तों माह के कोड ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 10 या 12 हमारे माह होते हैं। 12 माह, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 प्रकार के हमारे महीने होते हैं। अब इन महीनों का हमारे कोड ज्ञात करना होता है हमें। तो सबसे पहले महीनों का कोड ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको विस्तारित रूप से बता रहा हूं, क्योंकि माह का कोड हमें दरअसल बहुत ही डीप तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो मैं बता देता हूं आपको। 0, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरह से 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ये जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, इसके बाद में 0,5 का ले लेंगे, 0,25, 0,36 और 146। तो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, ये इन माहों के कोड हो गए, ये इन माहों के कोड हो गए। मैंने आपको बताया था अभी 14, 40, 250, 36, 146। आपको माह कोड की ट्रिक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कोई सपने में भी पूछ लेता है कि यार 12 माह के कोड बताइए हमें, तो आपको एक ही चीज याद रहनी चाहिए, 14, 40, 250, 36, 146। इतनी फास्ट याद रहनी चाहिए कि अगर आपको मोबाइल नंबर भी अगर कोई पूछता है आपको, तो एक बार तो आप अपने मोबाइल नंबर ना बताते हुए बोलो उसे 14, 40, 250, 36, 146।
तो ये हो गए हमारे माह के कोड। इसके बाद में मैं बात कर रहा था शताब्दी के कोड की। तो शताब्दी का कोड हमें केवल याद करना है 2 शताब्दी का कोड, एक तो 2000 का और एक 1900 का। ये 2 शताब्दी है दोस्तों। तो इन दोनों शताब्दियों का कोड ज्ञात करने की एक ट्रिक है, वो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है कि जब हम जन्मे थे, हमारा जन्म हुआ था 1900 वाली शताब्दी में, हमारा जन्म हुआ था 1900 वाली शताब्दी में। खैर अभी जो जन्म रहे हैं वो 2000 वाली शताब्दी में जन्म रहे हैं, लेकिन जब हम जन्मे थे तब हमारा जन्म हुआ था 1900 वाली शताब्दी में। उस समय हम जीरो थे, उस समय हम कुछ भी नहीं जानते थे, बिल्कुल जीरो थे, बिल्कुल शून्य थे। तो 1900 शताब्दी का कोड हो जाएगा, शताब्दी का कोड हो जाएगा 0। लेकिन जब हम 2000 वाली शताब्दी में आए तब हमने सब कुछ कर लिया। इस संसार की सारी मोह माया, सारे जंजाल से हम फंस से चुके हैं और सारे जंजालों से अब हमें उभरने के लिए रात दिन पढ़ाई करना जरूरी है। तो इस 2000 में आके हमने जो भी सीखा है या हम जो भी सिखा रहे हैं, यहां आके हमने छक्का मारा है डायरेक्ट। तो जब हम जन्मे थे तब यहाँ हम 0 थे और जितना भी हमने जो काम किया है वो यहाँ 2000 वाली शताब्दी में किया है। तो 2000 शताब्दी का कोड हमारे पास हो जाएगा 6। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी याद करने की। जबकि माह का कोड आपको मैंने बता दिया कि 14, 40, 250, 36, 146 माह के कोड हो गए। अब हम ज्ञात करते हैं 15 अगस्त 1947 वाला दिन। तो 15 अगस्त 1947 वाला दिन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? सबसे पहले दिनांक की जगह हम यहां दिनांक रख लेते हैं। दिनांक कितनी है? 15। अब हम देखते हैं अगस्त का कोड। तो अगस्त का कोड देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा अगस्त माह के पास। अगस्त माह के पास गए तो यहां अगस्त माह का कोड है 3। इसके बाद हम जाते हैं आगे हमारे शताब्दी के कोड की ओर। शताब्दी इसमें क्या है? शताब्दी इसमें है 1900 वाली शताब्दी। तो 1900 वाली शताब्दी में हम 0 थे, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 0। फिर उसके बाद में हमारा जो फॉर्मूला है इसमें क्या दे रखा है? लीप वर्ष। दोस्तों इसमें लीप वर्ष क्या है? तो लीप वर्ष निकालना मैंने आपको सिखाया था कि अंतिम 2 अंक इसमें है 47। अंतिम 2 अंक में यदि हम 4 का भाग देते हैं और 4 का भाग जितनी बार जा रहा है, 47 में 4 का भाग 11 बार पूरा जा रहा है, 11 बार पूरा जा रहा है। जितना भाग 4 का पूरा जाएगा वो ही हमारा लीप वर्ष होगा। और फिर है इसमें वर्ष यहां हो जाएगा 47। अब इन सब को ऐड करके हम 7 का भाग दे देते हैं। इन सब को ऐड करके हम 7 का भाग देते हैं। जब इन सब को हम ऐड करते हैं दोस्तों, जब हम इन सभी को काउंट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 76। आप चाहे इनको काउंट कर सकते हो। ये तो है हमारा इनका एडिशनल करने पे जो योग बनता है वो 76 आ जाता है। जब हम 76 में 7 का भाग दे देते हैं दोस्तों, तो यहाँ ये 10 से कट के 70 बार जाता है और 70 बार तो पूरा जाता है, लेकिन इसमें शेष पल जो बचता है वो शेष पल बचता है यहाँ 6। और यही मैंने आपको बताया था कि ये जो शेष पल बचता है और जो शेष पल बचेगा, शेष पल के आधार पर जो वार होगा वही हमारा वार निकल के यहां आएगा। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा वार कौन सा था? शुक्रवार। तो इस तरह से आपने देखा होगा दोस्तों कि कैलेंडर में वार किस तरह से निकाला जाता है। तो ये हमारा कैलेंडर का छोटा सा टॉपिक था। यहां कैलेंडर का छोटा सा टॉपिक नहीं बल्कि पूरा का पूरा कैलेंडर समाप्त हो चुका है। ये हमारी क्लास थी, बिल्कुल एकदम धमाकेदार क्लास। इसी तरह की क्लास आपको मिलती रहेगी। हर टॉपिक रीजनिंग का, हर टॉपिक मैथ का और हर टॉपिक जीएस का, जीके का, सारे टॉपिक मिलते जाएंगे आपको केवल और केवल 15 से लेकर 20 मिनट के अंडर में। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप अपने चैनल यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। जय हिंद।